नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह में व्रत त्योहार की, साथ ही आपका राशिफल भी बताएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आने वाला सप्ताह आपके लिए, हमारे देश के लिए, हम सभी के लिए कैसा रहेगा। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। जी नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस सप्ताह में कौन कौन से व्रत त्योहार आने वाले हैं। जी, विशेष रूप से जो अश्विन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है अभी, इसमें जो है पहली तो शरद पूर्णिमा है 6 तारीख को, उसके पश्चात जो है 10 तारीख को जो है करवा चौथ भी पड़ रहा है, करक चतुर्थी जिसको कहते हैं। तो विशेष रूप से 2 त्यौहार हैं और हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में इस सप्ताह में। बिल्कुल पंडित जी, शरद पूर्णिमा क्या है? और हमने सुना है कि शरद पूर्णिमा को संतान सुख का आधारशिला कहा जाता है, ऐसा क्यों? जी देखिए, जो शरद पूर्णिमा होती है विशेष रूप से इसको कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन जो व्रत रखा जाता है उसको कौमुदी व्रत कहते हैं, यानी कि वर्ष भर में चंद्रमा जब अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है प्रत्येक पूर्णिमा को, उसमें यह सर्वश्रेष्ठ पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस दिन अमृत वर्षा होती है, यानी कि चंद्रमा जो है वहाँ से अमृत वर्षा होकर हमारे पृथ्वी पर आती है। और कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है इसके पीछे कि चंद्रमा सबसे बड़ा होता है इस दिन और उसके कारण जो मनुष्य के मन पर इसका अलग ढंग से प्रभाव पड़ता है। और जहाँ तक शरद पूर्णिमा की बात है तो विशेष रूप से दीपावली से ठीक 15 दिन पूर्व ये लक्ष्मी जी की आराधना का एक बहुत अच्छा अवसर है। एक तरह से मैं कह दूं कि आप लक्ष्मी जी का स्वागत कर रहे हैं दिवाली से पहले। दीपावली को जब आप अमावस्या को पूजन करेंगे तो उससे पहले ठीक पूर्णिमा को आप लक्ष्मी जी का स्वागत कर रहे हैं, खीर इत्यादि का जो है भोग लगाकर और विभिन्न तरह का पूजन करके। तो निश्चित ही जब चंद्रमा अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, श्री सूक्त में कहा गया है चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो महावाह, यानी कि लक्ष्मी जी का चंद्र से बहुत गहरा संबंध है। तो जब आप शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी का आह्वान कर लेंगे रात्रि के समय तो निश्चित ही इसका लाभ जो है आपको होगा। और दीपावली में जब पुनः पूजन आप करेंगे तो लक्ष्मी जी की प्रसन्नता बढ़ जाएगी और धन धान्य पुत्र पौत्रादि का सुख जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, शरद पूर्णिमा भद्रा का प्रभाव कितना रहने वाला है और कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा? जी देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। वैसे तो लगभग जिस भी त्यौहार में भद्रा का प्रभाव होता है, भद्रा असल में शनि की बहन है और जब भी गोचर में भद्रा का प्रभाव आता है तो उस दिन शुभ कार्य नहीं किए जाते, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन भद्रा जो है अलग अलग राशियों में अलग अलग स्थान पे होती है, कभी भूलोक पे होती है, कभी आकाश लोक पे होती है, कभी पाताल लोक पे होती है। अभी जो भद्रा है ये कुंभ राशि की भद्रा है और कुंभ राशि की भद्रा जो है शास्त्रों में कहा गया है पृथ्वी पर होती है, यानी कि पृथ्वी पर इस भद्रा का प्रभाव है शरद पूर्णिमा के दिन। जानने की आवश्यकता यह है कि कब तक है। रात्रि 10:40 तक भद्रा का प्रभाव है। तो इसलिए मेरा निवेदन सभी हमारे दर्शकों से ये रहेगा कि शरद पूर्णिमा के लिए यदि आप खीर इत्यादि बना रहे हैं और भोग लगाएंगे तो रात्रि 10:40 के बाद उसे रखें, उससे पहले पूजन इत्यादि ना करें, तो इसका विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। क्योंकि भद्रा के प्रभाव से जो है फल जो है वो कम हो जाता है और पूजा जो है विपरीत अवस्था में चली जाती है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 10:40 के बाद लक्ष्मी जी का पूजन कर लें और खीर इत्यादि का भोग लगा दें। पंडित जी, शरद पूर्णिमा जैसे कि आपने कहा कि लक्ष्मी जी का स्वागत हम करते हैं दिवाली से पहले, लेकिन लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? जी देखिए, शरद पूर्णिमा जैसे कि मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना दीपावली के ठीक 15 दिन पहले, तो ये जब हम करने जा रहे हैं तो निश्चित ही लक्ष्मी जी का आह्वान करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी को जो है आप जो घर में दूध और चावल का खीर बनाते हैं वो बना लीजिए और लक्ष्मी जी को भोग लगाइए। भोग कैसे लगाना है? लक्ष्मी जी का अभिषेक करना है उसी खीर से। आप जो खीर बनाएंगे उसी खीर से लक्ष्मी जी का, खीर को ठंडा कर लें, उसके पश्चात जो है उससे लक्ष्मी जी का अभिषेक करें। लक्ष्मी जी का अभिषेक कैसे करना है? लक्ष्मी जी को सबसे पहले आह्वान करना है। त्रैलोक्य पूजिते देवी कमले विष्णु वल्लभे यथा तुम्हें चला कृष्णे तथा भौमई स्थिरा, ऐसा कहते हुए लक्ष्मी जी के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करके
या गतिस्त्वत् प्रपन्नानाम महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः, इस मंत्र का उच्चारण आप कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है श्री सूक्त का पाठ करते हुए, या आपको जो भी आता हो, ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी देव्यै नमो नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए या श्री सूक्त का पाठ करते हुए सरसिज निलये सरोज हस्ते धवलतरांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप लक्ष्मी जी का अभिषेक कर दीजिए। लक्ष्मी जी का अभिषेक करने के पश्चात लक्ष्मी जी को अच्छे से जल से शुद्धोदक स्नान करा के सुगंधी द्रव्य यानी कि इत्र इत्यादि या फिर चंदन, गंध द्वाराम दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम, यानी कि गंध से यदि स्नान कराते हैं लक्ष्मी जी को तो हमको पुष्टता प्राप्त होती है, धन धान्य प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी जी को चंदन इत्यादि से स्नान करा के यथास्थान स्थापित कर दें और इसी लक्ष्मी जी का फिर दीपावली के दिन भी आप स्नान इत्यादि करा के पूजन करें तो विशेष आपको लाभ प्राप्त होगा। अब ये जो खीर जो है इसको ले जाके चंद्र की रोशनी में रख दें और रात्रि जागरण करते हुए, देखिए कोजागरी व्रत है यानी कि रात्रि का जागरण अवश्य करना है, तभी लक्ष्मी जी आपके द्वार आएंगी। लक्ष्मी जी क्योंकि रात को गति करती हैं, शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, वो पृथ्वी लोक पर आती हैं और विभिन्न घरों में जाती हैं। जहाँ लक्ष्मी जी का मंत्र जाप हो रहा होगा, पूजन हो रहा होगा, वहाँ वो स्थिर हो जाएंगी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो निश्चित ही यदि आप रात्रि जागरण करके खीर को चंद्र की रोशनी में रख के यदि आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करेंगे, उसके पश्चात ये खीर का सेवन कर लेंगे तो आपको पूर्णता प्राप्त होगी और अखंड लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति आपको हो जाएगी। पंडित जी, इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए और इस दिन इनकी पूजा का विशेष महत्व कैसे है? जी देखिए, असल में शास्त्रों में जो है मन संबंधी विकारों का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है और चूंकि चंद्रमा से संबंधित पर्व है तो शास्त्रों में ये भी कहा गया है चंद्रमा मनसो जातः, यानी कि चंद्रमा मन का कारक है। यदि मन से संबंधित कोई बीमारी हो जाए या फिर किसी बच्चे को ऑटिज्म हो जाए तो शरद पूर्णिमा एक बहुत अच्छा अवसर होता है जब हम इस दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अब कैसे मुक्ति पा सकते हैं? इस दिन जो है विशेष रूप से वे लोग जिनका विवाह नहीं हो रहा है, पहला जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वे लोग जिनको ऑटिज्म या मन संबंधी डिप्रेशन या फिर कोई अन्य बात है तो निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। तीसरी चीज, चंद्र दोष होने के कारण लंग से संबंधित, श्वास संबंधित बीमारी हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो यदि इन 3 समस्याओं से आप पीड़ित हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन जो है विशेष रूप से आप शिव जी का यदि रुद्राभिषेक कर लेते हैं, शिव जी को दूध, खीर, पंचामृत इत्यादि से शिव जी का अभिषेक कर लेते हैं, गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक कर लेते हैं, शुद्ध गौ दुग्ध से भी अभिषेक कर लेते हैं, तो निश्चित ही आप ये मान के चलिए कि शरद पूर्णिमा एकमात्र ऐसी पूर्णिमा हो जाएगी जब आपकी ये सब समस्याओं से आपको समाधान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, समाधान कैसे मिलता है? जब हम पूजा करते हैं तो समाधान ऐसे मिलता है कि या तो हमें बहुत श्रेष्ठ डॉक्टर मिल जाता है जिससे समस्या का समाधान हो जाता है, या फिर कोई बहुत अच्छी औषधि मिल जाती है जिससे समाधान हो जाता है, या कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिलता है पूजा पाठ से जिससे आपकी समस्या का समाधान होने लग जाता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की दिन या रात्रि के समय शिव जी का रुद्राभिषेक करके या शिव जी का अभिषेक करके ओम नमः शिवाय मंत्र मात्र से भी यदि अभिषेक कर देंगे तो निश्चित ही ये सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, ये तो बात होगी शरद पूर्णिमा की, लेकिन जो आने वाला सप्ताह है ये हमारे देश के लिए कैसा रहने वाला है? जी, जहाँ तक देश की बात मैं करूँ, अभी हमारा देश विभिन्न तरह की समस्याओं से दो चार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और घरेलू छोटी छुटपुट अशांति भी देखने को मिल रही है। ये सप्ताह उन सभी चीज़ों के समाधान के रास्ता खोजने का सप्ताह है, यानी कि जो भी अशांति हो रही थी, जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समस्याएं आ रही थी, आप देखेंगे कि इस सब सप्ताह जो है वो समाधान मिलने लग जाएगा और कार्तिक मास के प्रारंभ होते ही ये समस्याओं के समाधान के समूल नाश की तैयारी हो जाएगी। पंडित जी, अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की, तो इनके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह? जी,
छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूं, धनु राशि, धनु लग्न की कुंडली, अभी जो है बुध की, सूर्य की महादशा चल रही है छत्तीसगढ़ की कुंडली में। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति अर्जित करने की ओर अग्रसर हो रहा है। ये सप्ताह इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। जहाँ तक सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिक शांति की बात है, तो छत्तीसगढ़ इस सप्ताह इस दिशा में कुछ न कुछ कार्य करने जा रहा है। मध्य प्रदेश की यदि मैं बात करूं, तो ये भी धनु लग्न की कुंडली है, कन्या राशि की कुंडली है। और विशेष रूप से चूंकि अभी बुध की महादशा चल रही है, तो मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा संघर्ष का अवश्य है, लेकिन सप्ताह अंत होते होते उस समस्या का समाधान मिल जाएगा और पुनः शांति की ओर आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, अगर राशियों की बात करें तो राशि के हिसाब से ये सप्ताह किन राशियों के लिए कैसा रहने वाला है? जी, मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि ये सप्ताह राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि की चर्चा करें तो क्रोध से बचना चाहिए इनको। वृषभ राशि की बात करें तो इस सप्ताह धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। मिथुन राशि की यदि मैं बात करूं तो संतान संबंधी सुख इस सप्ताह प्राप्त हो सकता है। कर्क राशि की यदि मैं बात करूं, थोड़ी सी चिंता है, लेकिन सप्ताह के अंत होते होते चिंता का समाधान हो जाएगा। सिंह राशि की यदि मैं बात करूं तो पारिवारिक सामंजस्य बनाने के लिए अग्रसर हों। यदि कन्या राशि के मैं बात करूं तो थोड़ा सा पारिवारिक चिंताएं हो सकती हैं, सूझबूझ से काम लेना चाहिए। यदि मैं तुला राशि की बात करूं तो तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह जो है प्रमोशन इत्यादि मिल सकता है या फिर व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। यदि मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो वृश्चिक राशि के जातकों को चिंता होगी, क्रोध से बचना चाहिए, जल्दबाजी में निर्णय न लें। धनु राशि के जातक इस सप्ताह पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखें, परिवार के सदस्यों से बातचीत जारी रखें। यदि मैं मकर राशि की बात करूं तो मकर राशि के जातकों को न्याय संबंधी विजय मिलने की उम्मीद है। यदि मैं कुंभ राशि के जातकों को बात करूं तो कुंभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ सकती है, उनको किसी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। मीन राशि के यदि जातकों की मैं बात करूं तो क्रोध से बचना चाहिए, जल्दबाजी में किसी से संबंध खराब नहीं करने चाहिए। यह रहा पूरा 12 राशियों का राशिफल। बिल्कुल पंडित जी, लेकिन राशियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमें किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है इस सप्ताह? इस सप्ताह यदि सभी राशि के जातकों के लिए मैं बात करूं तो सभी राशियों के जातकों को जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय लीजिए, चीज़ों को आगे बढ़ाइए। स्वतः लगभग 75% लोगों को इस सप्ताह जो है थोड़ी सी चिंताएं हो सकती हैं। जल्दबाजी में निर्णय न लें, अगले सप्ताह के लिए काम को टालें, आप देखेंगे कि आपका समाधान हो जाएगा। धन आगमन यदि नहीं हो रहा है तो होने लग जाएगा, रुका हुआ धन वापस मिल जाएगा, खोई हुई चीज़ वापस आ जाएगी। बिल्कुल पंडित जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि ये सप्ताह सभी के लिए बहुत अच्छा रहे, चाहे हम पूरे देश की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर राष्ट्रों के हिसाब से जिनकी मनोकामनाएं जो भी हो जरूर पूरी हो जाए। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बातचीत के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।